हेलो एंड वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल फ्रेंड्स। तो आज हम आपके साथ शेयर करने वाले हैं इंग्लिश लिटरेचर का बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट और फेमस वर्क जो है, जिसका नाम है बायोग्राफिया लिटरेरिया। ये हम डिटेल में पहले ही डिस्कस कर चुके हैं। इसका चैप्टर 13 जो है हम वो भी डिस्कस कर चुके हैं। तो आज हम क्या करने वाले हैं, इसका चैप्टर 14। तो इसका चैप्टर 14 जो है हम डिस्कस करेंगे। बट उससे पहले आपको बता दें कि बायोग्राफिया लिटरेरिया एक ऑटोबायोग्राफी थी जो कि सैमुअल टेलर कॉलरिज ने लिखी थी। कब लिखी थी? 1817 में। ठीक है फ्रेंड्स, तो 1817 में लिखी थी और ये ऑटोबायोग्राफी है। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं चैप्टर 14। बट उससे पहले अगर चैनल पर नए हैं तो वेलकम, और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा चैनल को, और बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिएगा ताकि अगली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच पाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो शुरुआत चैप्टर की कहाँ से होती है? विलिंग सस्पेंशन ऑफ डिसबिलीफ। तो ये क्या था? तो चैप्टर 14 is the origin of the famous critical concept of willing suspension of disbelief। तो ये जो एक फ्रेज था, ये कॉलरिज द्वारा दिया गया था। willing suspension of disbelief का मतलब होता है अविश्वास के इच्छुक का निलंबन करना, मतलब जिसको ट्रस्ट नहीं है उसका सस्पेंशन करना। कॉलरिज और वर्ड्सवर्थ ने मिलकर वर्क किया था। उस वर्क का नाम था लिरिकल बैलाड्स। वो 1798 में पब्लिश हुआ था और यहीं से रोमांटिसिज्म की शुरुआत हुई थी। इसके अलावा यहाँ पर ऑर्डिनरी एवरीडे लाइफ, जो हमारी दिनचर्या की जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी होती है, उसका भी इसमें कुछ वर्णन किया गया है। तो इसके अलावा ये जो लिरिकल बैलाड्स है, इसकी जो फर्स्ट एडिशन थी वो एक एडवर्टीज़मेंट के साथ पब्लिश हुई थी, जस्ट देखने के लिए कि लोगों का रिएक्शन कैसा है। फिर इसकी सेकंड एडिशन जो आई वो आई 1802 में, जो कि एक प्रीफेस के साथ पब्लिश हुई, और वो प्रीफेस लिखा गया था वर्ड्सवर्थ द्वारा। और ये जो प्रीफेस था उससे कॉलरिज बिल्कुल एग्री नहीं करते थे, क्योंकि इसमें वर्ड्सवर्थ का आइडिया था पोइट्री से रिलेटेड। उनके नज़रिए में पोइट्री क्या थी, उन्होंने ये लिखा था। और कॉलरिज को मतलब ये बिल्कुल सेटिस्फेक्शन नहीं हुई उनके आइडिया से। उन्होंने वर्ड्सवर्थ का आइडिया जो है उससे डिसएग्री किया। और इसके बाद कॉलरिज अपनी डेफिनेशन देते हैं पोइट्री की। तो कॉलरिज पोइट्री को डिफ़ाइन करने के लिए सबसे पहले पोइट्री और प्रोज़ दोनों की बात करते हैं। वो बोलते हैं कि पोइम जो है उसमें और प्रोज़ में दोनों पोइम और प्रोज़ दोनों में सेम ही एलिमेंट्स होते हैं। फ़र्क किस चीज़ का होता है? अरेंजमेंट ऑफ वर्ड्स का। ठीक है, अब पोइम और जो प्रोज़ है, आपने खुद पढ़ा होगा कितना ज़्यादा फ़र्क होता है दोनों में। तो किस चीज़ का फ़र्क होता है? अरेंजमेंट ऑफ वर्ड्स का। जो पोइम है उसमें वर्ड्स की अरेंजमेंट कुछ अलग तरीके से होती है। इसके बाद वो बताते हैं कि एम क्या है, इमीडिएट एम क्या होती है पोइट्री की। वो बोलते हैं इमीडिएट एम पोइट्री की होती है टू प्लीज़, सामने वाले को प्लीज़ करना, इम्प्रेस करना। और प्रोज़ की इमीडिएट एम होती है सच्चाई का सामना करवाना सबसे, मीन्स टू गिव ट्रुथ। तो उनके अकॉर्डिंग, यानी कि कॉलरिज के अकॉर्डिंग, अ पोएम इज़ दैट कंपोजिशन विद एन इमीडिएट ऑब्जेक्ट टू गिव प्लेजर नॉट ट्रुथ। इट ब्रिंग्स डिलाइट फ्रॉम द होल, फ्रॉम ईच कंपोनेंट ऑफ पार्ट। तो वो बताते हैं कि पोइम जो है वो एक ऐसी कंपोजिशन है जो किसी ऑब्जेक्ट को इमीडिएट, मतलब इमीडिएट ऑब्जेक्ट को एक प्लेजर देते हैं, एक सुकून देते हैं, और सच से उसका कोई ताल्लुकात नहीं होता। उनका मेन मकसद जो है वो है सामने वाले को, यानी कि रीडर को आराम देना, प्लीज़ करना, उनको इम्प्रेस करना। और वो बोलते हैं उनको जो पोइम होती है उसका हर कंपोनेंट
पार्ट जो होता है वो ऐसी उसकी रचना होती है कि वो सामने वाले को प्लीज़ कर देता है, उसका मन खुश हो जाता है पढ़ के। उसके बाद वो बोलते हैं द रीडर शुड बी carried forward by pleasurable activity of mind and by the attractions of the journey itself। तो वो बोलते हैं कि अगर आप चाहते हैं कि जो रीडर है आपकी पूरी पोइम आपकी जो पूरी पोइम वो पढ़े, तो उसके लिए क्या है कि आपकी पोइम ऐसी होनी चाहिए जो उसको सुख दे और वो पूरी जर्नी जो है वो बहुत ही अट्रैक्ट होकर पूरी पोइम जो है वो पढ़े, उसको अच्छा फील हो, तभी वो आपकी पूरी जो पोइम है वो पढ़ेगा। फिर वो आगे बोलते हैं कि जो हाईएस्ट काइंड की जो पोइट्री होती है वो बिना मीटर के भी वो एग्जिस्ट करती है, या फिर बाकी जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं जैसे मेटाफर्स वगैरह, उनके बिना भी बहुत हाईएस्ट काइंड की पोइट्रीज़ हैं जो एग्जिस्ट करती हैं, जैसे कि बाइबल की एग्जांपल दी है उन्होंने यहाँ पे। उसके बाद वो फैंसी और इमेजिनेशन, जो कि पिछले उन्होंने 13th चैप्टर में डिस्कस किया था, उसको दोबारा से यहाँ पर करते हैं डिस्कस। बोलते हैं जो फैंसी है वो क्रिएटिव नहीं है और वो इमेजिनेशन से इन्फीरियर है, और इमेजिनेशन प्राइमरी और सेकेंडरी इन दो पार्ट्स में उन्होंने डिवाइड की थी। इनकी डिटेल हमने चैप्टर 13 में ऑलरेडी कर ली है। अगर आपने नहीं देखी तो आप प्लीज़ जाकर चेकआउट कर सकते हैं, उसका लिंक आई बटन में हम आपको प्रोवाइड कर देंगे। इसके बाद वो पोइट्री और पोइम के बारे में कुछ और कहते हैं। वो बोलते हैं जो पोइट्री है वो एक्टिविटी है पोइट के माइंड की, और जो पोइम है वो जस्ट एक्सप्रेशन है, वर्बल फॉर्म की एक्सप्रेशन है। मतलब जो पोइम है वो जस्ट वर्बल है, वर्बली उसको एक्सप्रेस किया जाता है, उससे ज़्यादा वो कुछ नहीं है। बट जो पोइट्री है वो पोइट के माइंड की एक्टिविटी है, वो हर एक नहीं कर सकता वो। तो उसके बाद वो बोलते हैं जो पोइट्री है कॉलरिज के अकॉर्डिंग पोइट्री है जो वो वाइडर कैटेगरी में आती है देन पोइम्स से ज़्यादा वो मायने देते हैं पोइट्री को। तो जो सेकेंडरी इमेजिनेशन है उसका जो यूज़ करना है वो एक पोइटिक एक्टिविटी है, इसीलिए उन्होंने 13th चैप्टर में ये भी बोला था कि जो सेकेंडरी इमेजिनेशन है वो रूट है ऑफ ऑल पोइट्रीज। और चैप्टर ख़त्म करने से पहले वो बोलते हैं पोइट के बारे में भी। तो वो बोलते हैं अपनी इमेजिनेशन को यूज़ कर एक जो पोइट है वो अपनी इमेजिनेशन को यूज़ करके हार्मोनाइज़ करके और ब्लेंड करता है बहुत सारे एलिमेंट्स को इकट्ठा करता है, ब्लेंड करता है, मिक्स करता है, हार्मोनाइज़ करता है और ओवरऑल स्पिरिट ऑफ यूनिटी देता है एज ए होल, जिसको जो कि एक पोइट्री का रूप लेती है। तो पोइट्री तभी अच्छी लगेगी अगर जो पोइट है हमारा, उनकी जो इमेजिनेशन पावर है वो अच्छी है, उनकी जो चीज़ों को इकट्ठे करके हार्मोनाइज़ करके ब्लेंड करने की जो उनकी शक्ति है, जो उनका एक्सपीरियंस है, अगर वो अच्छा है तो पोएम बहुत अच्छी जाएगी। अगर उनको अच्छे से ब्लेंड करना नहीं आती एलिमेंट्स और हार्मोनाइज़ करना नहीं आता एक प्रॉपर वे में, तो जो पोएम है, पोइट्री है, वो अच्छी नहीं होगी, तो रीडर इंटरेस्टेड नहीं होगा पढ़ने में। तो फ्रेंड्स, ये चैप्टर यहीं तक था। आज की वीडियो यहीं पर ख़त्म करते हैं, बट आपने चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर लिया होगा, आई होप सो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।